बैक टू द चैनल है यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी मैं शायद पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 बना चुकी हूँ और मेरे चैनल पर अपलोड भी कर चुकी हूँ। और अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इसके पहले चैप्टर नंबर 1 में आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, अदरवाइज आपका जो बेस है यूनिट नंबर 2 के लिए वो नहीं बनेगा। अब जो है स्टार्ट करते हैं इसका 2.3.2 हिस्टोरिकल अप्रोच। इसके पहले हम दो अप्रोचेस डिस्कस कर चुके हैं, मतलब एक अप्रोच डिस्कस कर चुके हैं, इसके हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, टोटल पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर वैसे अप्रोचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम एक जो है ना मतलब की एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो हमने कौन से अप्रोचेस पढ़े हैं, हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी के लिए क्या अप्रोच होता है। एक होता है नॉर्मेटिव अप्रोच, एक होता है हिस्टोरिकल अप्रोच, एक होता है एम्पिरिकल अप्रोच। नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर 3 अप्रोचेस होती है, वो जो है यूटिलिटेरियनिज्म, डीओंटोलॉजिकल लिबरलिज्म एंड कम्युनिटेरियनिज्म। ये तीनों भी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। एंड अब हम पढ़ने वाले हैं कि हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हिस्ट्री से रिलेटेड होगी, राइट। देखिए, हिस्टोरिकल अप्रोच का क्या कहना है, हिस्टोरिकल अप्रोच के जो थॉट्स है, जो राइटर्स हैं उनका क्या कहना है, जो थ्योरिस्ट है उनका क्या कहना है, वो हम पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच इस आइडिया से आती है कि पॉलिटिकल फिनोमिना तभी अच्छे से समझा जाएगा जब उसको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखा जाए। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आप जो है क्या कहते हैं, इंसान जो है अपनी गलतियों से सीखता है, एंड जो होशियार इंसान होता है दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि वर्ल्ड वार 1 क्या होता अगर आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड जो है उनकी हत्या नहीं हुई होती, असैसिनेटेड नहीं होते वो, क्या फिर भी वर्ल्ड वार 1 होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस करते हैं। जब हिस्ट्री हमको मालूम होती है, हम हिस्टोरिकल चीज़ों को देखते हैं। और एक फैक्ट ये भी है, ऐसा बोला जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कुछ 200 साल पहले 300 साल पहले कोई पॉलिटिकल सिस्टम रहा होगा, उस टाइम का स्टेट अलग होगा, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा कि इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है स्टेट का। अगर आप 11th-12th में एनसीईआरटी पढ़कर आए हो तो आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मॉडर्न स्टेट हम देखते हैं आज के ज़माने में, जो हम डिफरेंट स्टेट देखते हैं, डिफरेंट डेमोक्रेसी देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स देखते हैं, वो इस तरीके के नहीं थे। लाइक 200, 300, 500, 1000 ईयर्स पहले वो इस तरीके के सिस्टम्स नहीं एग्जिस्ट किया करते थे। आप सबको पता होगा कि मोनार्कियल सिस्टम हुआ करते थे, लेकिन मोनार्कियल सिस्टम के बाद भी ऐसा नहीं था कि एक रात में डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है। मोनार्कियल सिस्टम से एक बहुत ज़्यादा शिफ्ट था पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, बहुत डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम्स आए। और कहीं ना कहीं वो कैसे आया, मतलब डेमोक्रेसी का आइडिया किसी के दिमाग में तो आया होगा ना कि भैया हम सब वोटिंग करेंगे और फिर हमारा लीडर चुना जाएगा। ये एक आइडिया अपने आप में एक रिवॉल्यूशन है। तो वो हम समझेंगे कि किस तरीके से चीज़ें होने वाली है। उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि डिफरेंट जो थ्योरिस्ट है वो क्या कहते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में, वो हम समझेंगे। तो समझते हैं। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जैसे कि मैकियावेली बहुत फेमस नाम है, आपने सुना होगा। निकोलो मैकियावेली, जॉर्ज सेबाइन, विलियम आर्किबाल्ड, ये बिलीव करते हैं कि पॉलिटिक्स हमेशा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ तक कि सर जॉन सीधे बोलते हैं कि हिस्ट्री इज़ पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज़ प्रेजेंट हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री जो है, हम जो इतिहास पढ़ते हैं, हम तारीख बोले, हिस्ट्री बोले, इतिहास बोले, वो पास्ट की पॉलिटिक्स है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जितनी भी चीज़ें हिस्ट्री में हुई जो हम पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम ये नहीं पढ़ते कि मतलब एक गांव में सिस्टम किस तरीके से चल रहा था। हम ये नहीं पढ़ते कि किस तरीके से जो है ट्रेडिंग हो रही थी। मतलब हम ये नहीं पढ़ते कि आम लोग क्या कर रहे थे, हम कभी नहीं पढ़ते। हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरीके से गवर्नेंस हो रहा था, कौन राजा बना, उसके बाद कौन राजा बना, उसने किसने संतुलन संभाली, किसी ने एम्पायर बनाया, किसने जो है आर्मी बनाई। यही चीज़ें हम फोकस करते हैं। तो हिस्ट्री इज़ पास्ट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज़ प्रेजेंट हिस्ट्री। आज के ज़माने में जो हमारी पॉलिटिक्स है, ये आज का इतिहास है, जो आज से शायद 100 साल, 200, 300, 500 साल बाद लोग पढ़ेंगे और वो समझेंगे कि हाँ भाई, इस टाइम पे 21st सेंचुरी में इस तरीके से इंडिया की डेमोक्रेसी चलती थी, इस तरीके के लीडर्स आते थे। जैसे कि आज हम पढ़ते हैं तो हम जो है हमने हिस्ट्री को डिवाइड करके रखा है, और हिस्ट्री को हमने एंशियंट,
मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री बना दी है, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री जो है क्या है, हिस्ट्री एक बहुत प्यारी बात कही गई है कि हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। मतलब हिस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि जब तक कि दुनिया चलती रहती है तब तक कि जो हमारा प्रेजेंट है वो भी कल किसी के लिए हिस्ट्री ही होगा। तो इसी तरीके से हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री। ये किसका कहना है? सर जॉन सीले का। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लिख सकते हो इन योर आंसर फ्रेमिंग। हिस्टोरिकल अप्रोच जो होती है पॉलिटिक्स के अंदर, आप समझ ही गए होंगे कि क्या है। कि हिस्टोरिकल अप्रोच में ये देखा जाता है कि जो चीज़ें पास्ट में हुई है कहीं ना कहीं वो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ है, क्योंकि पहले के ज़माने में वो स्टेट नहीं था जो आज के ज़माने में स्टेट है। वो सारे राइट्स नहीं थे, वो सारी ड्यूटीज़ नहीं थी, उस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उस तरीके का रिपब्लिका नहीं था जो आज है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ तरीके के अरेंजमेंट तो ज़रूर हुए होंगे, और वो अरेंजमेंट से कुछ ना कुछ जो है रिजल्ट आया होगा। या तो गवर्नमेंट गिरी होगी, या तो जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट मिला होगा, या तो लोगों ने रिवॉल्ट किया होगा। हिस्ट्री से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए जो कुछ थ्योरीज, जैसे कि मार्क्स और हेजल का नाम तो आपने सुना ही होगा। मार्क्स के जो एक बहुत ही जाने माने जो है फ्रेडरिक एंगल्स एक फ्रेंड है। मार्क्स और हेजल के आपने जो है थ्योरीज तो पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो आप ये समझिए कि जब हिस्ट्री को आप देख के उसका एनालिसिस निकालते हो, ठीक है, और उसके बेस पे आप कोई थ्योरी देते हो, तो आप कहलाओगे कि आप जो है हिस्टोरिकल अप्रोच से जो है थ्योरी दे रहे हो। और यही जो है किसने किया है? मार्क्स और हेजल ने। और दूसरा चीज़ ये है कि दूसरा क्या तरीका होता है हिस्टोरिकल अप्रोच में, वो ये होता है जो कि जॉर्ज सेबाइन हमें कहते हैं। जॉर्ज सेबाइन हमें बहुत ही प्यारी बुक उनकी बताते हैं, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। ये आपको बुक का नाम याद रखना है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट बाय जॉर्ज सेबाइन। इसके अंदर हिस्टोरिकल पॉलिटिकल थ्योरी वो बताते हैं, क्या बताते हैं उनके वर्ड्स में समझते हैं। हिस्टोरिकल पॉलिटिकल थ्योरी स्टैंड फॉर टेकिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इनटू अकाउंट। The historical approach also helps in setting up a chronological of political events। इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं, तो आप क्या करते हैं कि जब भी आप पढ़ते हैं तो आप एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स बनाते हैं। वर्ल्ड वार 1 हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हुआ, फिर वर्ल्ड वार 2 हुआ, उसके पहले आप 1000 साल पहले की हिस्ट्री उठा के देख लो। आप इंडिया में ये हो रहा है, वेस्ट में ये हो रहा है, ईस्ट में ये हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप क्रोनोलॉजिकल इवेंट के साथ पढ़ते हो। हिस्ट्री आप कभी भी ऐसा नहीं पढ़ लेते हो कि कुछ भी, आप एक प्रॉपरली सीक्वेंस में पढ़ते हो। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि कहीं न कहीं जो है कोई ना कोई एक्शन आपने देखा होगा कि कॉज़ल इफ़ेक्ट देता है। मतलब कहीं न कहीं एक जो इवेंट होता है उसके वजह से दूसरा इवेंट कॉज़ होता है। इट मीन्स कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ पॉलिटिकल रिलेवेंस या इम्प्लीकेशन होती ही है। जैसे कि अगर हमको आज का मॉडर्न स्टेट्स पढ़ना है, ठीक है? आज अगर आप इस मॉडर्न स्टेट में पैदा हुए हो, 21st सेंचुरी में पैदा हुए हो, तो आपको कभी ये नहीं समझ में आएगा कि यार ये हम ये सब क्यों पढ़ते हैं। मतलब जस्टिस क्यों, हमारे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और सेक्युलरिज्म और ये सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आ गई अचानक से, और हमें इतने सारे रूल्स क्यों फॉलो करने होते हैं, हमारे इतने सारे राइट्स क्यों होते हैं, इतनी सारी ड्यूटीज़ क्यों होती है, हमें इलेक्शन क्यों करना पड़ता है। मतलब हज़ार क्वेश्चंस हैं। तो ये आप अचानक से आप सोचोगे कि भाई हम इंडिया में क्यों रह रहे हैं, हमारा स्टेट क्यों है इंडिया, और ये किसने बनाया। तो ये एक कोई 1 दिन 2 दिन नहीं, ये 1000-2000 साल पहले की जो है कहानी है। जब वो तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया नहीं पढ़ोगे। ये जो आइडिया है रिलीजियस टॉलरेंस का, ये कहाँ से आया। और जो यूरोप में जो वार चल रही थी, जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स की वार चल रही थी 30 सालों तक के, वो कहाँ से आई आज। मतलब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और आप अगर कोई भी पर्सपेक्टिव को समझना चाहते हो तो आपको पहले हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप आए हो उससे पहले 2-3-5 हज़ार साल पहले की भी हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है। और कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री की वजह से ही आपके जो आज मॉडर्न स्टेट आपको देखने को मिल रहा है वो आज उसी का रिजल्ट है। तो रिसर्चर्स ये बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो सक्सेस और जो फेलियर है, मैंने अभी आपको बताया कि
जो भी सक्सेस या फेलियर्स होते हैं आप दूसरों की गलती से सीख सकते हैं। अगर किसी के भी जो सक्सेस या फेलियर्स है उससे आप लेसन्स ड्रॉ कर सकते हैं और इससे आपको फ्यूचर डिसीजंस लेने में हेल्प मिलेगी। ठीक है। और इसके अलावा जो है एक लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है, वो आप हमेशा ध्यान रखना कि हिस्ट्री ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ सच मिले हिस्ट्री में। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपको जो हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो वो हमेशा बिल्कुल सच हो, वो बायस्ड नहीं हो। क्योंकि एक कहावत है, हिस्ट्री इज़ रिटन बाय विक्टर्स, मतलब हिस्ट्री वो लिखते हैं जो जीत जाते हैं। ठीक है। और कहीं न कहीं जो है हिस्ट्री वही लोग लिखते हैं जो जीत जाते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो कॉमन पीपल हैं वो हिस्ट्री से कहीं न कहीं मिसिंग है। कॉमन पीपल का कोई अकाउंट नहीं है। आज भी इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट आप देख लीजिए, तो आप हमको जो हिस्ट्री मिलती है वो कहीं न कहीं जो ओरल ट्रेडिशन से मिलती है, हम उसपे बिलीव नहीं करते। अब हम बिलीव तो नहीं करते जो हमारे ओरल ट्रेडिशंस होते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं ना, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं और बातों में कुछ चीज़ें मिलावट मिल जाती है। तो हम सिर्फ रिटन टेक्स्ट को रेफ़र करते हैं जब हम एंशिएंट, मेडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री को रेफ़र कर रहे हैं, या कोई भी वर्ल्ड, इंडिया कहीं की भी हिस्ट्री को हम रेफ़र करते हैं तो। लेकिन कहीं न कहीं आप ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि जो रिटन हिस्ट्री है वो कहीं न कहीं कोर्टियर्स ने और जो राजा महाराजा या फिर जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, जो रूलिंग एलीट थे, उन्होंने लिखी है। और एक बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, मतलब समझ लीजिए कि आपको ये बात पता होगी ना कि सिर्फ और सिर्फ जैसे कि इंडिया जब आज़ाद हुई तब लिटरेसी रेट कितना कम था। ठीक है। तो वो समझने वाली बात है। तो जैसे कि कहा जाता है कि जब इंडिया आज़ाद हुई, इसका फर्स्ट जब इलेक्शन हो रहा था तो सिर्फ 15% जो वोटर्स थे वो थे लिटरेट। तो आप समझ लीजिए कि अगर इसका हम अकाउंट लेते हैं, ये तो इतना ज़्यादा जो हमारा डेवलपमेंट जो भी हुआ, जो भी समझिए आप ब्रिटिश पीरियड में, इसके पहले आप 1000 ईयर्स का ले लीजिए तो आप समझ सकते हैं कि कितने परसेंट लिटरेट लोग रहते थे। 1% लिटरेट लोग रहते थे और 99% इलिटरेट रहते थे। अब जिसे कुछ लिखना नहीं आता है वो हिस्ट्री किस तरीके से लिखेगा। तो हिस्ट्री वही लोग लिखते थे जिन्हें लिखना पढ़ना आता है, और एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल जो है वो रह जाते थे इनसे दूर। इसलिए कहीं ना कहीं जो है एलन बेल ये कहते हैं, एलन बेल इस इशू को लेते हैं, कभी भी आप इनका नेम मेंशन कर सकते हैं। और आप लिखते हैं कि पास्ट एविडेंस डस लीव alarming gaps, and political history is often simply a record of great men and great events rather than a comprehensive account of total political activity। मतलब एलन बेल ये बोलते हैं कि पास्ट एविडेंस, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक अलार्मिंग गैप छोड़ते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या होती है, एक सिंपली रिकॉर्ड है कि भैया जो ग्रेट मैन हुआ, ग्रेट इवेंट्स हुए, ये ब्लड शेड हुआ, ये मसैकर हुआ, ये बैटल ऑफ प्लासी, ये हुआ वो हुआ, मतलब जो राजा के घरों में हुआ वो सब चीज़ें लिखी है। लेकिन जो आम लोगों के घर में हुआ, जो टोटल पॉलिटिकल एक्टिविटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं टोटल पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या होती है, जो मार्केट में हो रहा है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जो लोगों के साथ हो रहा है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी है। मतलब लोगों को क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है स्टेट लॉन्च कर रहा है तो वो सब हमें नहीं मिलता। तो कहीं न कहीं जो है एक अलार्मिंग डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। इसलिए अभी क्या हुआ है, 21st सेंचुरी के अंदर एक नया स्कूल ऑफ थॉट आ रहा है। 21st सेंचुरी नहीं, एक्चुअली लास्ट सेंचुरी से ही ये डेवलप हो रहा है और अभी बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगा है। रंजीत गुहा एक बहुत ही प्यारी अपनी बुक लिखते हैं, सबअल्टर्न स्टडीज़ की, आप पढ़ सकते हैं। वो बुक में उन्होंने मेंशन किया है अबाउट दी सबअल्टर्न पीपल। सबअल्टर्न मतलब ऐसे लोग जो बिल्कुल लोअर कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। मतलब ये वो कहना चाहते हैं कि आपको सीएनआई में भी आएगा, कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म इन इंडिया में भी आएगा। और ये बहुत ही प्यारा पर्सपेक्टिव है अगर आप इसको पढ़ोगे तो, कि जितनी भी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट हुई है, चाहे हम नेशनलिस्ट हिस्ट्री बोलें या फिर हम मुगल टाइम की हिस्ट्री बोलें, सल्तनत टाइम की हिस्ट्री बोलें, हर हिस्ट्री में कहीं ना कहीं जो है आपको ये दिखेगा कि जो सब अल्टर्न लोग थे उन्हें निग्लेक्ट किया गया है। तो इसलिए ये होता है कि सब अल्टर्न का जो पर्सपेक्टिव है वो कहीं न कहीं जो है वो गुमराह हो गया है, मतलब वो मिल नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने जब चंपारण सत्याग्रह है, ठीक है, गांधी जी ने कितने सारे सत्याग्रह लॉन्च किए। अगर आपको कोई बोलेगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आपके दिमाग में गांधी जी आएंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी आएंगे। लेकिन क्या गांधी जी पूरा इंडिया थे? नहीं, गांधी जी के साथ करोड़ों लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में एनोनिमस रहे वो।
उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, उन्होंने जो है उनका सपोर्ट किया। भले ही गांधी जी लीडर रहे, लेकिन उनके साथ कितने लोगों ने अपनी जान भी गंवाई और उनका साथ भी दिया। लेकिन हर जगह यही हमने को देखने को मिलता है कि उन लोगों का नाम जो है हमें कहीं भी मेंशन नहीं मिलता है हिस्ट्री में। सिर्फ और सिर्फ हम जो है नेशनलिस्ट हीरोज़ को देखते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, रोड के नाम उनके ऊपर रखते हैं और कहीं न कहीं सारा प्रेज़, सारी चीज़ें उनका स्टैचू बनाते हैं और सारा क्रेडिट उनको दे देते हैं। लेकिन सब अल्टर्न जो लोग हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो ये इसलिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप सिर्फ और सिर्फ मतलब समझ लीजिए कि आप पूरा जो एक पहाड़ है उसमें से आप सिर्फ एक छोटा सा रेत का हिस्सा आप पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इतनी सी हिस्ट्री है वो भी आपको दिमाग में रखनी है। लेकिन फिर भी जो है हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक तरीके से चैलेंज है किसको, हिस्टोरिकल अप्रोच को। सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव जो है वो एक तरीके से चैलेंज है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को। अब इसके आगे हम समझते हैं। एक बहुत ही प्यारा इलस्ट्रेशन जो है हमें मिलता है हिस्टोरिकल अप्रोच का, वो हमें मिलता है जॉर्ज एच सेबाइन के वर्क से। हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, हमने बहुत इनका प्रोमिनेंट जो वर्क है हमने वो डिस्कस किया है। जॉर्ज सेबाइन का हमने डिस्कस किया है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। तो उनका ही वर्क जो है जॉर्ज एच सेबाइन का एक वर्क के उन्होंने बताया है कि पॉलिटिकल साइंस की उन्होंने एक बहुत प्रैक्टिकल डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस को हर सब्जेक्ट में पढ़ना चाहिए, जो कि प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर जैसे कि टोटले, रोजियो और प्लाटो, इन तीनों ने जो है जो भी जगह पे इन सब्जेक्ट का यूज़ किए हैं हर सब्जेक्ट में उसको पढ़ना चाहिए। उनकी राइटिंग्स में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिखता है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जो है वो बताना चाहते हैं कि जो एंशियंट जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो चीज़ मेंशन की है वो बाद में जाके रियलिटी बनी होगी। तो हमें उन सारे बिलीव्स को स्टडी करना चाहिए। और हिस्ट्री के अंदर जो है पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने ऐसे इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया है। बहुत सारे इश्यूज़ थे, फ्रीडम का इशू था, व्हाई मैन ओबे द गवर्नमेंट, एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, मीनिंग ऑफ इक्वालिटी क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फिलोसोफर्स। तो कहीं ना कहीं वो सारे पर्सपेक्टिव को हमको कंसिडर करना होगा। और इसके अलावा पॉलिटिकल फिलोसोफर्स जो है उन्होंने इफेक्टिवली एड्रेस नहीं किया है कंसर्न्स रिगार्डिंग द स्टेट, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सोसाइटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि जो फिलोसोफर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बताते हैं कि व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी rather than what it is। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम और ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। और यही जो रूट्स हैं पॉलिटिकल थिंकिंग की अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव थ्योरिस्ट। तो कंजर्वेटिव थ्योरिस्ट ये कहना चाहते हैं कि जो पुराने समय में जो लोग मतलब लिख के गए हमें उन्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। सेबाइन और अदर ट्रेडिशनल ऑथर्स ने एक बहुत ही एम्फसिस किया हिस्टोरिकल अप्रोच में। आपको जो नॉर्मेटिव अप्रोच थी उसमें हमने बहुत सारे लोगों के नेम डिस्कस किए, हमने लॉकी, रोजियो और सबके हमने जो है बहुत प्रोमिनेंटली हमने कहीं ना कहीं जो है डिस्कशन किया। अब यहाँ पर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं जो वो हैं उनके नेम सेबाइन, और सेबाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, ठीक है। अब सेबाइन के लिए Sabine political theory advances in a reference to a pretty specific situation, and therefore reconstruction of the time, place, and circumstances in which it was produced becomes imperative। ठीक है, देखो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे पहले आपको ये जानना होगा कि वहाँ का नेचर ऑफ स्टेट क्या होता है। अब नेचर ऑफ स्टेट से हम क्या समझते हैं वो आपको मैं समझाती हूँ। देखिए हर जगह पे हर टाइम ऑफ पीरियड में कहीं ना कहीं जो है आपको राइटर्स देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, फिलोसोफर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उस टाइम पे जो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट था वो डिफरेंट था, उस टाइम पे जो स्टेट था वो डिफरेंट था।
देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ तब किस तरीके से फ्यूडलिज्म था, किस तरीके से जो है डिवीजन ऑफ वोट था, यूनिवर्सल एनफ्रेंचाइज नहीं थी, उस टाइम पे जो रूल हुआ करता था वो डिफरेंट था। तो हर टाइम पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है उसको समझने से पहले आपको नेचर ऑफ स्टेट भी पढ़ना पड़ता है। और इसलिए जो भी पॉलिटिकल थ्योरी होती है वो एक रेफरेंस होती है टू द प्रिटी स्पेसिफिक सिचुएशन। आई होप इट्स क्लियर कि जो भी पॉलिटिकल थ्योरी आप पढ़ोगे वो एक प्रिटी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल होती है। मतलब ये समझिए कि कार्ल मार्क्स जो है जब बड़े हुए, ठीक है, वो कैपिटलिस्ट इन्वायरमेंट में बड़े हुए, लेकिन उन्होंने थ्योरी कितनी अजीब दी। उन्होंने थ्योरी दी सोशलिस्ट की, जो कि बिल्कुल अपोज है किसकी, बिल्कुल अपोज है। उन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियाज दिए, उन्होंने ये आइडियाज जो दिए ये बिल्कुल अपोज है कैपिटलिज्म के। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलता है कि जो सिचुएशन होती है उसके रेफरेंस में ही जो है एक पॉलिटिकल थ्योरी दी जाती है, क्योंकि उस टाइम पे जो है प्रॉब्लम हो रही थी रिच पुअर डिवाइड की, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्ल मार्क्स ने जो है इस तरीके की थ्योरी प्रोवाइड की है। ठीक है, उनकी जो बुक है दास कैपिटल, तो मतलब उन्होंने अपनी बुक का नाम मार्क्सिज्म ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कैपिटल। उन्होंने कैपिटलिज्म का जो है क्रिटिक किया है, ठीक है। और उन्होंने, क्योंकि उनके आसपास जो था वो क्या था, कैपिटलिज्म था। तो कोई ये आपको समझने को ये समझ में आता है कि आप जब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में होते हो तो उस सिचुएशन में अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी दे रहे हो तो वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही रिलेवेंट होती है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि वो बाद में इररिलेवेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आज भी जो है कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, मार्क्सिज्म थ्योरी है, उसे पढ़ा जाता है, उसके बारे में रिसर्च की जाती है और कितनी इफ़ेक्टिव हो सकती है या हो जाएगी फ्यूचर में, उसके बारे में डिबेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो थ्योरी है वो किस टाइम में लिखी गई है वो समझना ज़रूरी है। ये अगेन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया। और ये भी समझना ज़रूरी है कि उसका फ्यूचर स्कोप क्या है। एज अ कंसिक्वेंस एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल थ्योरी का एवरलास्टिंग सिग्निफिकेंस होता है, इवन इफ इट इज़ द आउटकम ऑफ वन ऑफ अ काइंड ऑफ सेट ऑफ हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, मार्क्सिज्म बोलो सोशलिज्म बोलो, वो किसका प्रोडक्ट है, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कैपिटलिज्म का प्रोडक्ट है। लेकिन वो भले ही उस टाइम पे उस चीज़ का प्रोडक्ट हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्यूचर में एप्लीकेबल नहीं रहेगी या सिग्निफिकेंट नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि बिकॉज पॉलिटिकल फिलोसफी इज यूनिवर्सल दैट इट हैज़ लेजिटिमेसी। ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर हमेशा लेजिटिमेसी होती है। सेबाइन के अकॉर्डिंग एक टिपिकल पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन वो हम डिस्कस करते हैं। अभी हम सेबाइन को एज अ ऑथर ले रहे हैं हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर। हमने नॉर्मेटिव के अंदर किसको लिया था, आप उनके नाम याद रखना। तो सेबाइन के अकॉर्डिंग एक पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फैक्चुअल, एक होता है हमारा कैजुअल और एक होता है हमारा वैल्यूएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, एक होता है हमारा, ठीक है, फैक्चुअल, ओके, कैजुअल, और एक होता है हमारा वैल्यूएशन। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि 3 तरीके के हमारे जो है पॉलिटिकल थ्योरी के पार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेबाइन। तो अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, तो फैक्चुअल जो होते हैं, फैक्चुअल क्या होता है और कॉजल क्या होता है और एक वैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है, फैक्चुअल वो होते हैं जो ऐसी कंडीशंस को डिक्लेयर करते हैं जिसके वजह से ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है वो मतलब बर्थ हुई, जिसकी पर्टिकुलर थ्योरी का जो एग्जिस्टेंस में कैसे आई, क्यों आई, उसका रीज़न। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऐसा नहीं होता है कि कोई इंसान बैठा हुआ है और उसने सोचा कि नहीं भाई अब मैं कुछ नया बन निकालता हूँ, ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम होती है सोसाइटी के अंदर, उसी टाइम पे कुछ ना कुछ हार्डशिप्स होती है, कुछ ना कुछ जो है परेशानियां होती है, जिसमें जो है पॉलिटिकल थ्योरी जो है निकल कर आती है। और यही फैक्ट है, देखिए आप यहाँ पर पढ़िए, पॉलिटिकल व्यूज दैट हैव अ लॉट ऑफ स्वेज हैव यूजुअली इमर्ज ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड प्रेशर। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है तभी वो जो है उसका सॉल्यूशन निकालती है।
तो फैक्चुअल में क्या होता है, फैक्चुअल डिक्लेरेशन में ऐसी कंडीशंस दी हुई होती है जिसने उसको बर्थ दिया। ठीक है, समझ लीजिए मार्क्सिज्म मतलब आप कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है, आप कार्ल मार्क्स समझिए अपने आप को, और आप अपनी जो है थ्योरी लिख रहे हैं मार्क्सिज्म की या सोशलिज्म की, वॉट एवर यू मे टर्म इट, और आप उसमें लिख रहे हैं कि जो आपकी थ्योरी है उसमें आपने लिखना चालू किया दास कैपिटल से, तो आपने जो है कैपिटलिज्म की बुराई करना चालू की। ठीक है, बहुत बुराई की और बुराई की, उससे जितनी भी परेशानियां हैं निकल के आ रही है उसकी बुराई करते गए आप, और फिर आपने बोला कि इतनी बुराइयां है सिस्टम में इसलिए सिस्टम को हटा दो और नया सिस्टम लेकर आओ। ठीक है, और फिर वो आपने जो नया सिस्टम है उसके बारे में बताना चालू कर दिया। तो जो नया सिस्टम है जिसके बारे में आप बताओगे, और जो नया सिस्टम है जिसके बारे में बताओगे वो आ जाएगा हमारा कॉजल और वैल्यूएशन में, और जो आप जो जिसके बारे में ऑलरेडी जिसके बारे में डिक्लेरेशन दे रहे हो वो आ जाएगा आपका फैक्चुअल में। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, वैल्यूएशन मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट्स दैट समथिंग ऑट टू हैपन और इज द राइट एंड डिजायरेबल थिंग टू हैव हैपेंड। तो ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, दो पीरियड्स थे हिस्ट्री के अंदर, आप डिस्कस करते हो तो दो पीरियड्स थे अबाउट 50 years ईच, दो प्लेसेस में ऑफ क्वाइट रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ये भी आपको समझने वाली बात है, कुछ ऐसे एरियाज थे, मतलब ऐसा नहीं है कि भैया एक इंसान ने दूसरे इंसान की कहानी पढ़ ली और उसको थोड़ा मोल्ड करके लिख लिया, ऐसा नहीं होता है। जब प्लेटो और अरिस्टोटले ने कौन से सेंचुरी में लिखा था, उन्होंने सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर्स ऑफ 4th century BC, मतलब कहीं ना कहीं 4th century BC में अरिस्टोटले और प्लेटो ने अपनी जो है ग्रेट वर्क पब्लिश करे। उसके बाद इंग्लैंड में 1640 से 90 के बीच में हॉब्स, लॉकी और बाकी सब ने जो है अपनी पॉलिटिकल थ्योरीज डेवलप करे। तो दोनों में जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। ये जो पहली डेवलप हुई थी ये एथेंस में हुई थी और बाद की जो हुई थी वो यूरोप में हुई थी। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि पॉलिटिकल फिलोसफी जो डेवलप हुई है ये बहुत ज़्यादा एमिनेंट रही है। तो ये दोनों पॉलिटिकल फिलोसफी में कहीं ना कहीं उस टाइम का हमको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखना पड़ता है, मतलब उस टाइम पे क्या ऐसी सिचुएशन रही होगी कि अरिस्टोटले ने या प्लेटो ने या फिर उस टाइम के हॉब्स, लॉक ने, रूजो ने, उन्होंने उस टाइम पे वो चीज़ें जो है लिखना ज़रूरी समझी, वो चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं तो हम देखना है कि इसके आगे हम पढ़ेंगे कि हर इस पीरियड में मैंने जैसे आपको बताया इस पीरियड में यूरोप के सोशल और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, और सेबाइन इसको किस तरीके से बताते हैं कि ग्रेट पॉलिटिकल आइडियाज, बहुत प्यारी बात है, आर हिडन इन द इंट्रेक्सिटीज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्राइसिस। आप देखिए, आपके पास लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपकी लाइफ में कहीं न कहीं आप देखेंगे कि उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास उतना ही ज़्यादा जो है स्टैमिना, पोटेंशियल, कैलिबर आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो वैसे ही सेबाइन का कहना है कि ग्रेट पॉलिटिकल आइडियाज़ जो होते हैं वो छुपे होते हैं। जैसे कि होता है ना कि व्हेन एन एग हैचेस, जब एक अंडा जो है फूटता है, तो अंडा भी कब फूटता है, अंडर प्रेशर। ठीक है, मतलब जब क्या कहते हैं प्रेशर, अंडर प्रेशर जब है अंडर जो एक डेवलपमेंट प्रोसेस होती है, आप समझिए कोई भी चीज़ की जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो जितना ज़्यादा प्रेशर में रहे, जितना ज़्यादा हार्डशिप में रहे, नेचर के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ हार्डशिप में रह के जो है बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। तो यही कहना है सेबाइन का कि जो ग्रेट पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं छुपे होते हैं। कहाँ छुपे होते हैं, इन क्राइसिस के अंदर। जब कुछ क्राइसिस आती है तब जो है ये आइडियाज़ बाहर निकल के आते हैं। तो अगर हमें और एक बात और ध्यान रखने की है कि ये जो चीज़ें आइडियाज़ आते हैं ज़रूरी नहीं कि ये क्राइसिस से आते हैं, ये क्राइसिस के रिएक्शन से आते हैं। मतलब जो ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स होते हैं
अब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रॉब्लम से जो है आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिएक्ट करते हो, उससे आपकी लाइफ जो है ईज़ी हो सकती है। सिमिलरली जो पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनका जो रिएक्शन होता है टू द क्राइसिस, पॉलिटिकल एंड सोशल क्राइसिस, उनका जो सजेशन, उनका सॉल्यूशन, उनका आइडिया, उनकी थ्योरी, वो चीज़ जो है क्या करती है, सिग्निफिकेंट चेंजेस लाती है इन पीरियड्स के अंदर। तो इसलिए सेबाइन कहते हैं कि फुली तरीके से समझने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी को, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल थ्योरी एंड वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग पॉलिटिकल थ्योरी एट द लेवल वी आर, at the level we stand today, but we never look back and try to think what the political theorists might have thought while framing those political theories। ठीक है, तो अगर हमें प्रॉपरली पॉलिटिकल थ्योरी को समझना है तो उस टाइम का पीरियड, उस टाइम का रीजन, उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस को देखना पड़ेगा जब वो पॉलिटिकल थ्योरी जो है ग्रो हुई थी। आई होप इट्स क्लियर टिल हेयर। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स जो है may not actively engage in his day's politics, but he is influenced by it and he attempts fiercely to influence it in his own time। देखिए, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी जो फिलॉसफी है, ठीक है, आप नहीं चाहेंगे कि आपकी फिलॉसफी, आप चले जाओ इस दुनिया से, आपके 100 200 300 500 साल बाद आपकी फिलॉसफी को कोई पढ़ रहा है और फिर उसके काम में आए, ठीक है, आप ऐसा नहीं चाहोगे। आप चाहोगे कि आपके टाइम में ही वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो, राइट। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा है कि पॉलिटिकल फिलोसोफर्स जो हैं वो क्या चाहते हैं, वो जो है वो चाहते हैं कि हम हमारा टाइम का जो पॉलिटिक्स है उसे इन्फ्लुएंस करें। ही अटेम्प्ट्स fiercely टू इन्फ्लुएंस इट इन हिज ओन टाइम। सेबाइन के अकॉर्डिंग ये सब हम जो पढ़ रहे हैं, ये सेबाइन के ही रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। सेबाइन के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल थ्योरीज के दो पर्पस होते हैं, हैव अ डुअल पर्पस in what that they influence ideas that become causes and serve as a causal events in historical setting while also belonging to the abstract domain of thought। ठीक है, हमें ये समझना है कि सेबाइन के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल थ्योरीज के दो पर्पस होते हैं। ठीक है, दो पर्पस क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, पहला पर्पस समझेंगे। पहला पर्पस ये होता है कि वो उन आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करती है जो कि कॉजेज बनता है, और फिर साथ ही साथ वो जो थॉट है, जैसे कि आप समझिए आपको किसी को कंघी बेचना है, ठीक है, आपको किसी को कंघी बेचना है तो आप उस क्या बेचोगे। एक बहुत ही प्यारी बात होती है सेल्स में कि डोंट सेल दी थिंग्स, सेल दी रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट आप बेचोगे। ठीक है, जैसे आपको जो है तेल बेचना है तो आप तेल नहीं बेचोगे, आप क्या बेचोगे, आप बोलोगे कि आपको हम सिल्की बाल बेच रहे हैं। मतलब ये कि आपको जो है सामने वाले की ज़रूरतें बेचनी है, आपका प्रोडक्ट नहीं सेल करना। सिमिलरली जो पॉलिटिकल थ्योरीज होती है कहीं ना कहीं वो उन कॉजेज़ को हाईलाइट करती है जो कॉजेज़ के सॉल्यूशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो पहला काम तो जो पॉलिटिकल थ्योरी वो करती है वो ये हो गया कि वो उन आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करती है जो उस चीज़ के कॉज बनता है। मतलब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आज से 500 साल पहले विमेन जो है, आज से 1000 साल पहले जो है विमेन, या 500 साल पहले भी आप समझ लीजिए, विमेन जो थी वो क्या कहते हैं, एक तरीके से फेमिनिस्ट मूवमेंट, ये अभी रिसेंट की बात है। ठीक है, 500 साल पहले भी विमेन थी, उसके 800 साल पहले भी, 1000 साल पहले भी, जब से वर्ल्ड स्टार्ट हुआ विमेन है। लेकिन कभी किसी ने विमेन को ऐसा नहीं, फेमिनिस्ट मूवमेंट कहाँ से आया, विमेन को इक्वालिटी दिलाओ। यूरोप के अंदर लेट 20th सेंचुरी के अंदर जो है विमेन को अपने वोटिंग राइट्स मिले। तो ये कोई आइडिया आता ही नहीं था कि भैया विमेन को जो है इक्वालिटी चाहिए। विमेन जो है वो घर पे रहती थी, ज़रूरी नहीं कि हर विमेन घर पे रहती थी। डोंट टेक मी एक्सेप्शनली कि मतलब इस तरीके के जो आइडियाज़ हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी में, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है तो आपको पहले सोसाइटी में उसकी नीड क्रिएट करनी होगी। पहले इस तरीके का आइडिया नहीं था कि सोसाइटी में जो है विमेन को इक्वल वोटिंग राइट्स दी जाए। और आप देख सकते हो कि लेट 20th सेंचुरी तक के यूरोप में विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिले। इनफैक्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन कितने साल पहले हो चुका था, लगभग 1 सेंचुरी पहले हो चुका था, लेकिन तब भी जो है विमेन को राइट्स नहीं मिले। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जब सोसाइटी में किसी चीज़ की नीड फील होती है
तभी जो है उसका रिलेटेड जो है सॉल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, जब आपको लगा कि ये चीज़ की मुझे ज़रूरत है, तब आप उसकी जो है ज़रूरत पूरी करने के लिए उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो। जब तक आपको लग ही नहीं रहा है कि इसकी ज़रूरत है, तो आप उसका क्यों सॉल्यूशन ढूंढोगे, राइट। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है वो दो काम करती है। एक तो इट इन्फ्लुएंसेस द आइडिया विच बिकम द कॉज एंड देन इट गिव्स इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, इट गिव इट्स सॉल्यूशन। तो ये दोनों काम करती हैं। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस कंटेक्स्ट में कि हमें हमेशा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखना पड़ता है कि ये क्या ट्रस्टवर्दी है, क्या ये सही है या क्या गलत है। हमें हमारी मॉरल वैल्यूज एप्लीकेबल करके देखनी पड़ती हैं कि ये जिस कंटेक्स्ट में लिखी गई है क्या वो उससे रिलेवेंट है या नहीं है। ये सारी बातें हमको कंसिडर करनी पड़ती हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक हिस्टोरिकल अप्रोच एंड एनालिसिस को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ जो है हमारा हिस्टोरिकल पार्ट ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं और वो है एम्पिरिकल अप्रोच या फिर एम्पिरिसिज्म। और एम्पिरिसिज्म के क्या जो है समरी है वो सब हम डिस्कस करेंगे और इसके क्या क्रिटिक्स हैं वो भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो प्रोबेबली एक या दो पार्ट में हमारा जो ये पूरा चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। सो I'll meet you in the next video. Till then, bye and happy learning.